बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम हेपेटाइटिस सी और बाकी सारे हेपेटाइटिस को कवर करते हैं। अच्छा, मेनली आपको हेपेटाइटिस बी का ही समझना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेपेटाइटिस सी के आपने ये याद रखना है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, ठीक है। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी जो है ये ज़्यादातर ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं उसके थ्रू होता है, जबकि वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर भी ट्रांसफ्यूजन और वर्टिकल ट्रांसमिशन है, बट सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसके साथ हेपेटाइटिस सी रिलेटेड है, ठीक है। ड्रग अब्यूज़र्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है, एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। ओके, सो हेपेटाइटिस सी के रिस्क फैक्टर्स आप देख लें, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, नीडल स्टिक इंजरी, उसके अलावा सर्जरी हुई है लास्ट 6 मंथ में, वो स्टीराइल नहीं थे, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स विद HCV पेशेंट, ठीक है। मेडिकल एंड डेंटल फील्ड के पेशेंट्स होते हैं एट रिस्क होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। एक और फीचर जो यूनिक है हेपेटाइटिस सी का, दैट इज़ के हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन इज़ द एसोसिएशन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज़। अच्छा, इन पर्टिकुलर विद हेपेटाइटिस सी जीनोटाइप 3, और जो हेपेटाइटिस सी है दैट कैन अपेरेंटली गिव राइज टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी की एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस भी बहुत कॉमन है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन के साथ ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ओके, आपको इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है, हमने ऊपर टेबल में कर लिया था, 9 वीक्स का होता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? RNA वायरस है। ओके, अब इसके अंदर ना दो ही चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आपने इसका RNA PCR कराएंगे, ठीक है। PCR कराने के बाद आपने देखना है कि इसका RNA डिटेक्टेबल है और इसके अगेंस्ट anti-HCV एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन है ही नहीं, ठीक है। आपका सस्पेशन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगर उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी है और एंटीजन नहीं है, जो एंटीजन कह रहा हूँ RNA नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ मेनली हैं, आपको यही बात पता होनी चाहिए लैब्स के लिहाज से। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हेपेटाइटिस डी के ऊपर। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा वायरस, और ये जो है ये समझ लें कि बैसाखी के सहारे चलता है। इसको हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन चाहिए होती है खुद अपनी इन्फेक्टिविटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के बगैर, हेपेटाइटिस बी के बगैर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, ठीक है, इटसेल्फ नहीं कर सकता। सो दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कोई इन्फेक्शन करे कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ और साथ में ही हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन हो गया, या फिर ये कंडीशन हो कि पेशेंट जो है उसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है और उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस डी का, सही है। तो ये दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एक हेल्दी पेशेंट है, उसको दोनों साथ साथ हुए, हेपेटाइटिस बी भी हेपेटाइटिस डी भी, तो उसके क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, रिकवर्ड हो जाते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो फुलमिनेंट या फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस उनके अंदर होता है, जिसके अंदर विद इन सम वीक्स बहुत ज़्यादा हेपेटिक डिसफंक्शनिंग होती है और वो बंदा डेड हो जाता है, और रेयरली वो सिरोसिस कॉज करते हैं एंड दैट लीड टू कार्सिनोमा, ठीक है, वेरी रेयरली। उसके अलावा अगर हेपेटाइटिस बी का उस पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ऊपर से सुपर इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस डी का, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेजॉरिटी जो होती है वो पेशेंट हेपेटाइटिस बी डी के सुपर इन्फेक्शन की वजह से सिरोसिस, और उसके फिर अंदर चांसेस होते हैं कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस उन्हें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको मेनली याद करनी है, को इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा चांसेस रिकवरी के हैं, और अगर सुपर इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा चांसेस सिरोसिस डेवलप होने के हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी आपने क्या देखना होता है, दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक चीज़ तो आपको पता है कि HBS, ठीक है, HBS एंटीजन होगी पहले, इन्फेक्शन होगा वो हेपेटाइटिस बी वाले, आपने सारा कुछ देख लेना है। अब उस पेशेंट का आपने रिकवरी स्टेटस देखना है या उसकी डिजीज़ स्टेटस देखना है, तो आपने हेपेटाइटिस बी का तो आपको पता है कि वो तो कॉमन है ही है, उसके अगेंस्ट ना बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना, इसका इन्फेक्शन होने के लिए हेपेटाइटिस बी का होना ज़रूरी है, हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन होने के लिए ज़रूरी है ना हेपेटाइटिस बी का होना, तो बॉडी उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज़ बना रही होगी, ठीक है। ओके, अब वो IgM हो सकती हैं या IgG हो सकती हैं, डेट डिपेंड्स। अगर IgM हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि को इन्फेक्शन है, अभी रीसेंट इन्फेक्शन है, समझ आ रही है। साथ में ऑब्वियसली आपने देखना है डेल्टा की एंटीबॉडीज़ भी,
ठीक है। IgM देखें, अगर तो है को इन्फेक्शन का मतलब है कि रीसेंट इन्फेक्शन हुआ, तो दोनों की क्या होंगी, IgM, ठीक है। और अगर सुपर इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को पहले से इन्फेक्शन था बी का, तो उस पर देर हो चुकी हुई है, बहुत पहले हुआ था, ठीक है, या क्रोनिक चल रहा है, तो उसके अंदर बॉडी ने क्या एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, IgG, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ कॉमन सेंस। तो सुपर इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होगा, IgG एंटीबॉडीज़ होंगी किसकी, हेपेटाइटिस बी की, और IgM एंटीबॉडीज़ होंगी हेपेटाइटिस डी की। जबकि दूसरे सिनेरियो में जब को इन्फेक्शन हो रहा होगा तो दोनों की IgM प्रेजेंट होंगी। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है, ओके। हेपेटाइटिस ई के साथ आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये फीको ओरल वाटर बोर्न इन्फेक्शन है, ठीक है, फीको ओरली ट्रांसमिट होता है, और ज़्यादातर प्रेगनेंसी में इसके चांसेस होते हैं कि ये फ्लूमिनेंट डिजीज़ कॉज करे, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, बट इट इज़ वेरी रेयर, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी के ऊपर। दिस इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है, जो भी एक्यूट हो उस सब में आपने यही माइक्रोस्कोपी लिखनी है, सब के लिए। क्रोनिक होगा उसकी मैं आपको माइक्रोस्कोपी बताऊंगा, सब में आपने ये लिखना है, ठीक है। तो हेपेटोसेलुलर इंजरी हो रही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी डिजीज़ में, मैं आपको विल्सन डिजीज़ बताई, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ पढ़ाई, उन सब के अंदर हेपेटोसेलुलर इंजरी हो रही थी। अब हेपेटोसेलुलर इंजरी होती है तो दो चार बातें तो बहुत ही कॉमन है, वो तो होती ही होती हैं, ठीक है। पहली बात ये है कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं ये वाले सेल्स, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्या हुए हुए हैं, स्वलन हुए हुए हैं, ठीक है, फूले हुए हैं। अब फूले हुए हैं तो इनके क्या अंदर हो रही है, अगर इनका ग्रैनुलर चेक मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो चेक करें तो ग्रैन्यूल से भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये शो कर रहे हैं बैलूनिंग डीजनरेशन, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी हमारे पास, बैलूनिंग डीजनरेशन, सही है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास काउंसलमैन बॉडीज़। अब काउंसलमैन बॉडीज़ क्या है, यहाँ पे कुछ हेपेटोसाइट्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, और ये शदीद ईओसिनोफिलिक है, ऐसा ही है, बहुत शदीद ईओसिनोफिलिक है, बहुत ज़्यादा पिंक है। तो दीज आर काउंसलमैन बॉडीज़, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे सेल देखें, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ पे ये सारे सेल्स, इनके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ आउटर लाइन बाउंड्री नज़र आ रही है, बाकी सारा सेल जो है वो नेक्रोटाइज हो चुका हुआ है, तो इसे इट इज़ कॉल्ड एज ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। तो तीन बातें होंगी, पहले हमने कहा बैलूनिंग डीजनरेशन, दूसरी बात हमने की काउंसलमैन बॉडीज़, तीसरी बात क्या होगी, ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। ये एक्यूट इन्फेक्शन की बात हो रही है। अब एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट है, इन्फ्लेमेशन है, तो इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ढेर सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, ये सारे, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, सारे मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्या होता है, ब्रिजिंग नेक्रोसिस। अब ब्रिजिंग नेक्रोसिस क्या होता है, ब्रिज क्या चीज़ होती है, ब्रिज होता है दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन बनाना, ठीक है। अब जनरली आपने अगर लोब्यूलर सिस्टम देखा है लिवर का, मैंने जो आपको पहले स्टार्ट में हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल वेन के अराउंड ये सारे हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना, वो इस तरह बेसिकली अरेंज हुए होते हैं हेपेटोसिटिक प्लेट्स बना के। तो ब्रिजिंग नेक्रोसिस होता है कि पोर्टल ट्राइएड की तरफ से शुरू हुआ या फिर सेंट्रल वेन की तरफ से शुरू हुआ, इनके दरमियान में हेपेटोसाइट्स का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग नेक्रोसिस, ठीक है, ये होगा। तो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मैंने आपको बता दिया, और कफर सेल्स जो होते हैं मैक्रोफेजेस जो इसके हैं, उनका हाइपरप्लेजिया हुआ होगा। तो जनरली हमने 4-5 बातें याद की, एक बैलूनिंग डीजनरेशन हुई, दूसरा काउंसलमैन बॉडीज़ हमें मिली, इसी पिक्चर में हमने देखा ड्रॉप आउट नेक्रोसिस मिल रहा हुआ है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हुए हैं, कफर सेल्स का हाइपरप्लेजिया मिल रहा हुआ है, ठीक है। और आखिरी बात मैंने बताई थी ब्रिजिंग नेक्रोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कफर सेल्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये देखें बहुत सारे हैं, सही है। तो आपको होपफुली ये पिक्चर देख के सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस की माइक्रोस्कोपी पे, बहुत आसान है याद करना। अब पहले देखते हैं नॉर्मल में क्या होता है, ठीक है। अब नॉर्मल में आप देखें, ये सेंट्रल वेन पड़ी हुई है, ये मैंने ना एक लेब्यूल में से सिर्फ 3-4 हेपेटोसिटिक प्लेट्स निकाल के ये ना आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये सेंट्रल वेन है, ठीक है, ये हेपेटोसाइट्स इस तरह अरेंज्ड हैं, और इनके दरमियान में क्या होती हैं आपको पता है, साइनोसाइड्स होती हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको पोर्टल ट्राइएड मिल रहा है, यहाँ पे पोर्टल वेन है आपको मिल रही है, बड़ा सा ल्यूमेन है इसका, ये पोर्टल आर्टरी, सॉरी हेपेटिक आर्टरी है, और यहाँ पे आपको मतलब ये मिल रहे हैं, न्यूक्लियस मिल रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, तो ये क्या है, डक्ट है, ठीक है, बाइल डक्ट है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप याद रख लें
कि वो वाले हेपेटिक सेल्स जो कि लाइन कर रहे होते हैं, पहले जो हेपेटिक सेल्स जो कि लाइन कर रहे होते हैं आपकी पोर्टल ट्राइड को, उनको हम कहते हैं लिमिटिंग प्लेट। क्या कहते हैं? लिमिटिंग प्लेट। ठीक है, तो ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पे आप देखें, ब्रिजिंग फाइब्रोसिस हो रही है, जो मैं ऊपर बता रहा था एक्यूट में भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ब्रिजिंग नेक्रोसिस थी वहाँ पे, यहाँ पे ब्रिजिंग फाइब्रोसिस हो रही है। ये बात डिफरेंट है। ठीक है, फाइब्रोसिस हो रही है बिटवीन सेंट्रल वेन एंड पोर्टल ट्राइड। ये इस तरह भी हो सकती है, पोर्टल ट्राइड टू पोर्टल ट्राइड। एक और अगर मैं यहाँ पे पोर्टल ट्राइड बना लूँ और इसी तरह हेपेटोसाइट्स बना लूँ, इनके दरमियान में फाइब्रोसिस हो सकती है। सही है, तो ये फाइब्रोसिस पोर्टल ट्राइड टू पोर्टल ट्राइड भी हो सकती है, पोर्टल ट्राइड टू सेंट्रल वेन भी हो सकती है। तो ये इसका ये यहाँ नीचे मैंने बनाया भी हुआ है, देखें, ये एक पोर्टल ट्राइड से दूसरे पोर्टल ट्राइड तक है, ये सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्राइड तक है। ठीक है, और सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन तक भी हो सकता है। ये तीनों तरह से हो सकता है फाइब्रोसिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ट्राइएड के अंदर चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले ट्राइएड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे हैं आपको। ये देखें, ये मोनोसाइट मिल रहा है आपको, न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइएड के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइडाइटिस। ठीक है, ट्राइएड की इन्फ्लेमेशन ट्राइडाइटिस। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पे आपको एक बाइल डक्ट मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, बहुत ज़्यादा बाइल डक्ट्स हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज डक्टुलर रिएक्शन, या फिर दूसरे वर्ड्स में बाइल डक्ट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें मिली, प्रोलिफरेशन हो रही है ना बाइल डक्ट्स की। ओके, अब आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं मिल रही आपको। वो वाले हेपेटोसाइट्स जो कि यहाँ पे आपको नॉर्मली नज़र आ रहे हैं, वो किधर हैं? ख़त्म हो गया, उनका नेक्रोसिस हो चुका हुआ है। ठीक है, तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन इरोड हो चुकी हुई है। ये डिफरेंस भी हो गया आपके पास। सही है, तो हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, पीस मील नेक्रोसिस क्या होता है? इज़ डिफाइंड एज द पेरीपोर्टल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट। इसी को हम कहते हैं पीस मील। इसे इसलिए कहते हैं पीस बाय पीस डिस्ट्रक्शन होती है। पहले ये सपोज करें यहाँ पे सेल्स थे, ठीक है, यही लिमिटिंग मेम्ब्रेन बना रहे थे ना, तो स्टार्ट में 2 जाएंगे, फिर तीसरा जाएगा, फिर 5वां, फिर इस तरह ये सारे के सारे इस तरह पीस बाय पीस जाएंगे। इसी को हम कहते हैं पीस मील नेक्रोसिस। ठीक है, तो हमने क्या क्या यहाँ पे याद की मॉर्फोलॉजी। हमने कहा कि पोर्टल ट्राइड को हमने सबसे पहले देखा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिले, तो पोर्टल ट्राइड को ट्राइडाइटिस कह दिया हमने। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक बात। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हमें बाइल डक्ट्स मिली, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन मिल रही है, ये हो गया। फिर हमने कहा कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो 1 बाय 1 करके सेल सारे उनकी नेक्रोसिस होने शुरू हुई, जैसे हमने कहा पीस मील नेक्रोसिस। ये सिंपल आप कह लें कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन एरोड हो चुकी हुई है। ओके, फिर हमने कहा कि सेंट्रल वेन की तरफ ज़रा अगर हम आएँ तो यहाँ पे फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये हमने कहा कि ब्रिजिंग फाइब्रोसिस मिल रही है। ओके, तो ये सारे हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए, होपफुली आपको याद हो गया होगा। अच्छा, आपने ना 2-4 MCQ ज़रूर याद रखने हैं, इसके अंदर पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, सॉरी, आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज़ अ हॉल मार्क। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हेपेटोसाइटिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्वलन हो जाती है, इसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। इट इज़ द डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ हेपेटाइटिस बी, ये आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होते हैं? लिम्फॉइड एग्रीगेट्स या फुली फॉर्म्ड लिम्फॉइड फोलिकल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह होपफुली सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।